नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले एक घंटे में बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों पर और इन पर चर्चा करेंगे। चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बिहार के छपरा में जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या 39 तक पहुंच गई है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि विपक्ष जनता दल यूनाइटेड और राजद महागठबंधन सरकार पर हमलावर हुआ है। क्या है इस खबर के पीछे का एजेंडा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पाकिस्तान की ओर उठाए गए मुद्दों पर दिया है करारा जवाब, सुनाया है खरा खरा। होंगे कई और अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राज्यसभा में गूंजा बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत का मामला। भाजपा सांसदों ने राज्यसभा में उठाया मामला। विपक्ष भी कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की कर रहा था मांग। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नोकझोंक से राज्यसभा की कार्यवाही बाधित। लोकसभा में शांतिपूर्वक चला प्रश्नकाल। बिहार के छपरा में जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या 39 तक पहुंची। विपक्ष जदयू राजद महागठबंधन सरकार पर हमलावर। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार पुलिस के संरक्षण में शराब बेचने का लगाया आरोप। विधानसभा में भड़के सीएम नीतीश, कहा जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। भाजपा ने कहा नीतीश को इलाज की जरूरत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पाकिस्तान की ओर से उठाए गए मुद्दों पर दिया करारा जवाब। कहा लादेन की मेजबानी करने वाले और पड़ोसी देश की संसद पर हमला कराने वाले लोग न दें उपदेश। बेंगलुरु में G20 फाइनेंस ट्रैक की बैठक के तीसरे दिन आज भी G20 से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाया गया और कहा कि अपनी क्षमताओं का करेंगे प्रदर्शन। और महाराष्ट्र में अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह को लेकर के एक पैनल का गठन किया गया। परिवार के बीच विवाद खत्म करने की होगी कोशिश। विवाहित जोड़ों को मिलेगा कानूनी संरक्षण। श्रद्धा हत्याकांड के बाद सामाजिक संगठनों ने की थी पैनल की मांग। तो सबसे पहले चर्चा बिहार की सियासत की और बिहार में जो शराब कांड हुआ है, जो हुज ट्रेजेडी हुई है, उसके बाद से क्या कुछ डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कि नीतीश कुमार को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है। बिहार में पिछले 7 वर्षों से शराबबंदी लागू है। नीतीश कुमार के 7 निश्चयों में से एक शराबबंदी को लागू करवाने के लिए पूरा पुलिस महकमा व्यस्त है। उसने एड़ी से चोटी जोर लगा रखा है, लेकिन फिर भी शराब से जुड़े हुए कांड रुकते नहीं हैं। और अब छपरा में जहरीली शराब पीने से 39 लोगों की मौत दिल दहला देने वाली है। विपक्षी बीजेपी ने नीतीश कुमार सरकार पर फेल होने का आरोप लगाया है। लगातार बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार और आरजेडी का शासनकाल फेल हो गया है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार इस घटना को नई बात नहीं मानते हैं। उनका तर्क है जो पिएगा वो मरेगा। विधानसभा में विपक्ष के कड़े तेवर पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया गौर करने लायक है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में इस पर कड़े तेवर अपनाए और नीतीश कहते हैं कि जो नकली शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। लोगों को खुद सचेत रहना होगा, यह सरकार के मुखिया का कहना है। पिछले मंगलवार को सारण जिले के कुछ गांवों में जहरीली शराब पीने से लगभग 40 लोगों की जान चली गई है। 39 तक की संख्या अभी आधिकारिक पुष्टि की गई है। राज्य सरकार नकली शराब के धंधे में सक्रिय लोगों को गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई होती तो पिछले 6 वर्षों में 1000 से ज्यादा लोगों की जान न जाती। पिछले 6 वर्षों से बिहार में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बिहार जैसे गरीब राज्य में एक्साइज ड्यूटी बंद होने से सरकार को 35,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि बिहार में हर जगह शराब की कालाबाजारी हो रही है। यानी कि रेवेन्यू कहीं ना कहीं माफिया के पास जा रहा है और सरकार के पास नहीं पहुंच रहा है। विपक्ष में रहते हुए आरजेडी ने शराब माफिया पर समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगाया था और इसे नीतीश सरकार की मिली भगत बताया था।
तब उन्होंने इसको नीतीश सरकार की मिलीभगत बताया था, लेकिन आज सरकार में आरजेडी और उनके मुखिया खामोश हैं। बिहार के विभिन्न जेलों में 4 लाख से ज्यादा लोग शराबबंदी कानूनों के तहत बंद हैं। इनमें बड़ी संख्या में दलित, आदिवासी और गरीब लोग शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक नीतीश सरकार को खामियां दूर करने के लिए कह चुके हैं। शराब की जो नीति है उसको लेकर के अदालतों में सबसे ज्यादा केस इसी को लेकर दायर किए गए हैं। जमानत की अर्जियों के अंबार लगे हुए हैं। अपनी राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार में शराबबंदी कानून पास करवाया था। नीतीश इसे क्रांतिकारी परिवर्तन मान रहे थे, लेकिन लोगों में इसको लेकर कोई संवाद न करके प्रशासन को खुली छूट दे दी है। और उसका नतीजा, जो प्रशासन को खुली छूट दी है, उसका नतीजा है शराब दिखती कहीं नहीं है लेकिन बिकती हर जगह है। और उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जो बेहद दर्दनाक है। और बिहार में हुई इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। तो जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये उदाहरण सामने है, ये कहना है नीतीश कुमार का। और बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 39 हो गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और पुलिस की मिलीभगत से बिहार में शराब घर घर बेची जा रही है। इसी सब को लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हमारे साथ हैं। सर, बिहार में शराबबंदी है, इतनी मौतें कैसे हो रही हैं? यह 10 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। शराबबंदी पे मौतें भी तभी सामने आती हैं जब पुलिस उसको दबा नहीं पाती है, वरना न जाने कितने बार इस तरह की घटनाएं घटते रहती हैं। नीतीश कुमार जी एक कांस्टेबल को सस्पेंड करके 5 लोगों को अपनी जिम्मेवारी की इतिश्री कर लेते हैं। आज तक किसी भी शराब मौत पे फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनी। मैं लगातार उनसे कहता था कि शराब के जो व्यवसायी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे सजा कराइए। ये हत्यारों को नीतीश जी ने खुला छोड़ रखा है। यह सब कुछ पुलिस के मर्जी से और पुलिस के कन्वीनियंस से होता है। और मैसेज भी आप क्या दे रहे हैं, जब आप खुर्जी का टिकट एक ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो इसकी शराब पीती तस्वीरें पूरे बिहार में वायरल है, आपके जदयू से वह टिकट पाता है, तो आप तो मैसेज यही दे रहे हैं कि जो वीआईपी है वह शराब पिएगा तो वह पुरस्कृत होगा, उसको टिकट मिलेगा, और जो बेचारे गरीब हैं वह 3.5 लाख लोग या तो जेल जाएंगे या बेल पे रहेंगे। जब तक पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस कर्मियों पे नहीं, पुलिस के उच्चाधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह नहीं रुकेगा। आपका तो यह है कि भाई पुलिस के द्वारा कहां कहां पैसे जा रहे हैं, नीतीश जी बढ़िया से बताएंगे। कल विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वह बताता है कि नीतीश कुमार जी मानसिक असंतुलन के शिकार हो चुके हैं। और केंद्र को भी बिहार की चिंता करनी चाहिए कि जिसका मुख्यमंत्री जिस प्रदेश का मानसिक रूप से असंतुलन का शिकार हो, तो केंद्र को निश्चित चिंता करनी चाहिए बिहार के बारे में। बिहार के अंदर शराब की इतनी घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे प्रशासन है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस पर रोक लगाने में असफल रहे हैं। कैमरामैन विनय के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बिहार में जहरीली शराब कांड मामले को लेकर भाजपा का हमला जारी है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में शराबबंदी को रोकने में विफल रही है। नीतीश बाबू, ये आपके सुशासन में हो क्या रहा है? आपने शराबबंदी लगाई तो इसको इन्फोर्स करने में असफलता क्यों रही है बार बार? और आपसे सवाल पूछते हैं तो आप अपने विधानसभा में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? आप देश के एक वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, 17 साल आपके हो गए, केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं आप, ये भाषा आपको देती है शोभा क्या? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते में उनको अपनी कमजोरी दिखाई पड़ रही है।
और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। उसके साथ ही साथ दो खास मेहमान हमारे साथ, जयराम विप्लव जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और चितरंजन गगन जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव जी, आपका भी स्वागत है और चितरंजन गगन, आपका भी स्वागत है। कुमार आलोक के पास सबसे पहले चलेंगे। कुमार आलोक, संसद में ये मुद्दा गूंजा है और इसको पक्ष विपक्ष जो सारे लोग हैं वो इसको लेकर के चिंतित हैं, लेकिन चिंता से ज्यादा राजनीति हो रही है और एक के बाद एक शराब कांड। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का शराब कांड पहली बार दिखा हो। इस पर कार्रवाई करने के बजाय कौन सही है कौन गलत है, इस पर ज्यादा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में नीतीश कुमार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, ये जानते हुए कि इनकी शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। और इस साल की अगर हम बात करें तो जनवरी में छपरा से ही शुरू हुआ था, जब वहाँ 8 आदमी मर गए थे, और लगातार भागलपुर हो, चाहे वो बांका हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे भागलपुर हो, लगातार ऐसी घटनाएं होती रही। लेकिन नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं, आप जैसे आप ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि जो शराब पिएगा तो मरेगा ही। एक स्टेटमेंट में वो देते हैं कि अगर जो शराब के जो धंधे में लगे हुए हैं वो ये धंधा छोड़ दे, हम उनको 1 लाख रुपए की राशि देंगे उद्योग खड़ा करने के लिए। 1 लाख रुपए में कौन सा उद्योग खड़ा होता है? तो एक तरह से इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया कि जब एक बार हमने कह दिया है तो उसे मैं कैसे पलटूं। अभी आप देख सकते हैं कि आरजेडी उनके साथ है, और जब आरजेडी विपक्ष में थी तो आरजेडी लगातार ये कहते रहे कि शराब माफियाओं के द्वारा जदयू की सरकार चल रही है या एनडीए की सरकार चल रही है, और वही आरजेडी आज नीतीश कुमार को बचाने में लगी हुई है। आपने जिक्र किया कि 35,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो ये रेवेन्यू लॉस सरकार के पास आती, अगर शराबबंदी नहीं होती और सरकार के पास आती तो विकास कार्यों में ये पैसे खर्च होते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आरोप वहां के राजनीतिक पंडित लगाते हैं कि ये 35,000 करोड़ रुपया जो है वो शराब माफियाओं के द्वारा सीधे सीधे पार्टी फंड में आ रहा है। तो नीतीश कुमार को इससे क्या परेशानी हो सकती है? रही बात महिलाओं की, कि महिलाएं बहुत खुश थे नीतीश कुमार के इस नीति से, तो आप जाएं कि अगर 3.5 लाख जो लोग जेलों में बंद हैं वो सब अति पिछड़े हैं, दलित हैं, मां दलित हैं, जो नीतीश बाबू का कोर वोटर माना जाता है। तो उन परिवारों से आप जाकर पूछिए कि उनके परिवार की महिलाएं क्या कह रही हैं, उनके परिवार का दर्द क्या है। 20-20 रुपए में बोतल मिली है, जब छपरा में जो कांड हुआ अभी 20-20 रुपए में बोतल मिली है। आप सोचिए कि 250 ml की बोतल 20 रुपए में मिली और 20 उसमें जहर नहीं तो और क्या होगा। तो ये पहली घटना नहीं है। और आप कहें कि बिहार में डोर टू होम डिलीवरी है, यानी घर घर वो डिलीवरी है। आप एक फोन कीजिए। की कार्रवाई के विषय में भी जानना चाहता हूं, किस तरह से यहां पर ये मुद्दा उठाया गया, थोड़ा संक्षेप में जी। जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के द्वारा फिर से चीन वाले इशू पे चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा खड़ा किया गया। लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष की ओर से भी जब आवाजें आई तो उसके बाद फिर पता चला कि नहीं, सत्ता पक्ष की ओर से खासकर भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया राज्यसभा में कि सरकार कार्रवाई करे, केंद्र सरकार कार्रवाई करे कि जिस तरह की घटना बिहार में हुई है, पहली घटना नहीं हुई है, ये ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। और नीतीश कुमार विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, कल आपने देखा किस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया। और आज उनके एक मंत्री समीर कुमार वहां सेठ बोलते हैं छपरा में जाकर के कि अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, अगर आप अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाइएगा तो नकली शराब भी आप पचा पाइएगा। चलिए आपने अपनी बात कह ली है। इस चर्चा में हम जयराम विप्लव और अपने आरजेडी के प्रवक्ता को भी जोड़ते हैं, चितरंजन गगन जी को। चितरंजन गगन जी, आपके पास आते हैं। ये किस तरह की भाषा शैली है कि अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही? ये एक मुख्यमंत्री का बयान इतनी बड़ी घटना के बाद में, किस तरह से इसको देखें, कैसा समझें कि ये कौन सा राजनीतिक हट है, या ये कहा जाए कि अपने फेलियर को छुपाने के लिए इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल? नहीं, देखिए, सवाल यह है कि जब शराबबंदी लागू है बिहार में, उसके बाद भी अगर लोग नहीं समझ रहे हैं और शराब पी रहे हैं, जान रहे हैं कि जो शराब पी रहे हैं, आप समझते हैं गगन जी कि जो 40 परिवार जिन्होंने अपने घर के लोगों को खोया है, उनके लिए स्टेटमेंट कैसा लगा होगा? नहीं, लेकिन आप यह समझिए कि आज 40 परिवार की बात करते हैं। शराबबंदी लागू जब हुआ तो 40 नहीं, हजारों परिवार जो है बर्बाद होने से बच गया। इसको भी तो आपको देखना पड़ेगा। शराबबंदी से क्या उसका साइड इफेक्ट हुआ। आज हजारों परिवार जो आज बर्बाद होने से बच गया, जिनके बच्चे अब पढ़ रहे हैं, जिनके परिवार में शांति है, पारिवारिक कलह बंद हो गया, तो राह चलते जिस ढंग से घटनाएं घटती थी उन सब पर पाबंदी लग गई। तो उसको भी देखना पड़ेगा कि ऐसा उसका क्या पॉजिटिव हमको मिल रहा है, क्या निगेटिव है। तो शराबबंदी से जो
लाभ हुआ है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। उस लाभ के लिए कुछ लोगों के लिए अपनी गलती से, जिन्होंने शराब पी है जानते हुए भी कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन उसको भी गलती कहाँ माना जा रहा है? उसको तो कहा जा रहा है कि जो माफिया है वो पैरेलल चला रहा है, 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान है वो माफिया के जरिए आ रहा है, और उसके साथ ही साथ जब 40 लोग मर गए पिछले, कहा जा रहा है कि 6 वर्षों में 1,000 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर गए हैं। तो ये लाभ से ज्यादा तो हानि का मुद्दा दिख रहा है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं, तो किस तरह से लाभ रहा? वह जो आंकड़ा है, वह जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, अब जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है, तो भाजपा जब सरकार में थी, आज से 3-4 महीना पहले सब सरकार में थी, वो आंकड़ा कहाँ था? शराब उस समय किसके घर पकड़ा गया? नहीं, भाजपा सरकार में थी या नहीं थी, आंकड़ा तो था ना। 3.5 लाख लोग जेल में बंद है, इससे इनकार कर रहे हैं आप? नहीं, सुनिए, जो आंकड़ा वो पेश किया जा रहा है कि 1,000 से ऊपर लोग मर गए। पार्लियामेंट में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जो बयान दिया था, उसमें उसी आंकड़ा को आप देख लीजिए। तो यह जो करें कि 1,000 जो है तो बिहार में लोग मर गए 6 साल में, तो 5 साल का आंकड़ा 3.5 लाख लोग बंद हैं, 1,000 लोग मर गए। क्या इस आंकड़े से हम कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, किसी देखिए, वो तो आपने अपनी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था कि इनके साथ सेट नहीं हुए तो उनके साथ चले गए, लेकिन आंकड़ा झुठलाया थोड़ी जा सकता है। क्या 3.5 लाख लोग जेलों में बंद नहीं है? नहीं, यह दुखद है। तो सवाल है कि एक जब शराबबंदी लागू है, तो फिर जब दुखद है गगन जी, तो बात यही तो कही जा रही कि फिर कहां, जो फिर इसके लाभ कहां है? इसके तो हानि ज्यादा नजर आ रही है। जो अवैध कारोबार, शराब के जो अवैध कारोबार में है, गलत ढंग से शराबबंदी के बावजूद भी जो शराब पी रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? तो बताइए। चलिए, आपका ऑडियो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, हम उसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल विप्लव जी के पास चलते हैं। विप्लव जी, किस तरह का ये जो बयान अभी आपने सुना नीतीश कुमार जी का कि जो पिएगा वो मरेगा ही, किस तरह का ये बयान आप इसको देखते हैं? क्या ये राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन है और कहीं ना कहीं ये जो एक कानून व्यवस्था का फेलियर के तौर पर देखते हैं? इतना बड़ा शराब कांड, 39 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक। देखिए, अभी जो राजद और सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर हैं मौजूद, वो कह रहे थे शराबबंदी के अच्छे पक्ष को देखिए या बुरे पक्ष को। सवाल शराबबंदी का नहीं है, बहस उस पर नहीं है कि शराबबंदी अच्छी है या गलत है। सवाल है उसको लागू करने का। शराबबंदी अगर बिहार में लागू है तो कानून व्यवस्था, प्रशासन कहाँ फेल हो गया कि घर घर जहरीली शराब या अन्य प्रकार की शराब और अन्य नशे के सामान मुहैया हो जा रहे हैं। तो सरकार के ऊपर सवाल इसलिए उठता है। दूसरी बात, जो 7 निश्चय की बात है, तो निश्चय समाज को लेना है, निश्चय सरकार के साथ समाज को मिलकर करना है। लेकिन एक व्यक्ति के निश्चय को ढकने के लिए, उसके अहंकार के पालन पोषण और संवर्धन के लिए पूरे राज्य की मशीनरी लगा दी जाए। और ये जो घटनाक्रम है और कल जो बयान है, उस पर एक फेमस कोट है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, और हमारे बिहार के जो नीरो है वो उस आग में अपने बयानों से पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। परिवारों के प्रति असंवेदनशीलता का अट्टहास नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो उनके राजनीतिक भविष्य को पूर्णतः खत्म कर देगा। आज आप पूछ रहे हैं 40 लोग मर गए आपके शासन में, और आप पूछ रहे क्या हो गया? आप कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे। कहां चली गई आपकी संवेदनशीलता? घर घर में जब शराबबंदी के बावजूद शराब उपलब्ध है, शराब मिल रहा है, तो कानून व्यवस्था को कौन सा लकवा मार गया? और ये जो पैसे अवैध रूप से इकट्ठे हो रहे हैं, ये किसके खजाने में जा रहे हैं? और जांच तो इस बात की होनी चाहिए। एक सवाल ये उठा रहे हैं, एक सवाल गगन जी ये उठाया जा रहा है कि आप भी तो इसके पहले उनके साथ सरकार में थे, तो ये विषय आपने क्यों नहीं उठाए थे? उनका ये कहना है। बिल्कुल, तो आप उठाकर देख लीजिए फहरिस्त। हम गगन जी की तरह सरकार की डफली में अपना राग नहीं सुना रहे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या हमारे मंत्री हो, शराब नीति को लेकर लगातार सरकार को घेरते रहे, और टकराव की स्थिति सरकार और हमारी पार्टी और संगठन के बीच, हमारे नेताओं के बीच बनी रही है। हमने हमेशा शराबबंदी के इस मॉडल का विरोध किया, जहां पर सत्ता के संरक्षण में शराब माफिया गांव गांव में पैदा हो गए।
इनके दल के लोग उसमें शामिल है और उस चंदे के रूप में वो टैक्स इकट्ठा किया जा रहा, टैक्स इकट्ठा किया जा रहा। पकड़ा गया था। गगन जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। गगन जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। जी, एक उदाहरण दे देता हूं, ताजा तरीन उदाहरण। 2 उपचुनाव हुए गोपालगंज और कुड़नी, दोनों जगह पर इन जनता दल यूनाइटेड ने और इनकी पार्टी ने, इनकी सरकार ने दागी व्यक्ति को, जो शराब गोपालगंज में शराब व्यवसायी को और कुड़नी में एक शराबी को टिकट दे करके कौन से निश्चय और कौन से संदेश की, शराबबंदी की कौन सा इन्होंने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और क्या संदेश समाज में दिया। तो नीतीश कुमार अपनी बातों से पलटते रहे, आने वाले समय में जनता उनको मजबूर करने वाली है। लाखों लोग जेल में हैं, वो बेकसूर है, वो दलित है, वो पिछड़े हैं, वो महादलित है, जिसकी हिमायती होने का दम नीतीश कुमार भरते हैं, लेकिन उसके कार्यों में नजर नहीं आता है। शराबबंदी नीतीश कुमार की पार्टी के लिए चंदा वसूली का एक नया जरिया बन गया। चलिए चितरंजन गगन जी के पास चलते हैं। चितरंजन गगन जी, बहुत सारे सवाल आपकी और आपकी पार्टी के ऊपर भी उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जब आप विपक्ष में थे तो आप लगातार इन मुद्दों को उठाते थे, लेकिन अब आप इन मुद्दों को लेकर खामोश हैं। क्या वजह है? नहीं सुनिए, नहीं जी, अभी जो बहुत लंबा चौड़ा तकरीर दे रहे थे विप्लव जी, रामसूरत राय, पहली बात यह कि इतने दिनों तक सरकार में थे और पैरेलल यह कारोबार चल रहा था, ये चुप क्यों थे? अभी सरकार में मलाई, सवाल तो अभी नहीं, मैं चुप नहीं हूँ, मैं चुप नहीं हूँ, नहीं बोला नहीं, अभी आप उनको चुप कराइए। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। जयराम जी आप मत बोलिए, गगन जी आप बोलिए, जी आप बताइए, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोग चुप क्यों? नहीं, रामसूरत राय जी इनके मंत्री थे और जिनके यहाँ एक ट्रक शराब पकड़ा गया। शराब का अवैध कारोबार का संरक्षण भाजपा देती रही है और अब तक जो है सो कभी जवान नहीं खुली। इसी छपरा में कुछ दिन पहले कई लोगों की मौत हो गई थी। बेतिया के जहाँ के संजय जायसवाल है, वहां पर कई लोगों की मौत हो गई थी। और आज पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, गुजरात में तो 1960 से शराबबंदी लागू है और 1960 से लागू है और उसके बाद में ज्यादा दिन नहीं हुए, जुलाई की बात है, 57 लोगों की मौत हो गई थी वहां पर भावनगर जिला में। अभी नवंबर में जूनागढ़ में कई लोगों की मौत हो गई। और ये बात करते हैं आंकड़ा का, आंकड़ा आप देख लीजिए जो पार्लियामेंट में, मैं नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार के बयान से आप सहमत हैं? आप नहीं बोलिए, बिहार की बात करिए, बिहार की बात करिए। नहीं, लेकिन एक बात सुनिए चितरंजन जी और जयराम जी, दोनों लोग एक मिनट शांत हो जाइए। आप दोनों लोग शांत हो जाइए पहले बात तो। अरे आप दोनों लोग पहले शांत हो जाइए, तब तो कुछ बात करें। आप दोनों लोग शांत हो जाइए। नहीं, देखिए इस तरह से बहस नहीं चलेगी, इस तरह से बहस नहीं चलेगी। मैं ये कह रहा हूं इस तरह से बहस नहीं चलेगी। आप दोनों लोग शांत हो जाइए और सबसे पहली बात है, जो मुद्दा है उसकी बात करिए। आप कहां ट्रैक से बाहर चले जा रहे हैं चितरंजन जी? जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं इन्फोर्स कर पा रहे हैं? मैं बीच में चलिए आपको मैं अभी रोकूंगा। हमारे साथ में सुशील मोदी जी, बिहार के दिग्गज नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील मोदी जी, क्या दिक्कत है? जो हमारी चर्चा चल रही है दरअसल उसमें हम आपको भी जोड़ रहे हैं और ये जानना चाहेंगे कि क्या दिक्कत आ गई, क्यों नहीं एनफोर्स कर पा रहे हैं और जो ये शराबबंदी है आखिर क्यों बार बार फेल कर जा रही है? चलिए सुशील मोदी जी से संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल हम एक बार वापस आएंगे जयराम विप्लव जी के पास। चितरंजन गगन जी दरअसल अपनी बात कह रहे थे। चितरंजन गगन जी, आपसे यह कहा जा रहा था कि जो आपसे सवाल पूछे गए हैं उसका तो जवाब दीजिए, क्यों नहीं इन्फोर्स कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए यह जो है इसमें सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। बिहार में जब शराबबंदी लागू किया गया, चाहे वह विधानसभा हो, विधान परिषद हो या ऐसे, तो सब हर पार्टी के लोगों ने उसका समर्थन किया। भाजपा भी उसमें शामिल थी, भाजपा तो सरकार में शामिल।
तो अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं गगन जी, उस हिसाब से चल रहे हैं क्या? आप सुनिए तो, मेरी भी तो बात सुन लीजिए। अरे 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 मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरा प्रश्न तो पूरा सुन लीजिए, मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं। अब देखिए नीतीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं सरेंडर भी कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अगला चुनाव जो है वो आरजेडी की अगुवाई में लड़ेंगे, तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ेंगे। तो क्या इसको आप सरेंडर नहीं कहिए? नहीं, यह तो उनकी महानता है, बड़प्पन है, इसको सरेंडर नहीं कहिए। अरे राजनीति में महानता कहाँ होती है, सरेंडर ही होता है साहब। इसको आप सरेंडर नहीं कहेंगे, क्या महानता बताएंगे? चलिए जवाब सरेंडर तो भाजपा जाके की थी। नहीं, चलिए इसका जवाब जयराम विप्लव जी से लेते हैं। जयराम विप्लव जी, सरेंडर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या वजह है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महानता और उनके चरित्र का चित्रण कल विधानसभा में एक बार फिर जनता ने देखा। जिनको अपने साथी विधायकों के साथ बात करने की तमीज नहीं हो, उनको महान होने का सर्टिफिकेट उनके चाटुकार देते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें 15 साल उन्हीं के साथ सरकार चला रहे थे, जिसमें वो कहते हैं 15 साल उन्हीं के। अब आप सुनिए तो, मृत्यु हो गई, चित्रंजन जी सुनिए पहले जी। हो जाए 40 लोगों की मृत्यु हो जाए, प्रशासनिक विफलता का इससे बड़ा पैमाना क्या है कि आपके राज्य में जहरीली शराब बिक रही है। दोषी तो आप भी है ना, पीने वालों के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन उस शराब को खैर ये तो बहुत ही संवेदनहीन बयान होगा। मुझे लगता है इसको चित्रंजन जी आप भी बहुत शायद इसको प्रश्रय ना दे कि इस तरह से कोई कहे 40 परिवारों में गमी का माहौल है और इस बीच में कोई कहे जो पिएगा वो मरेगा। आपकी भी मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी बनती है, कानून व्यवस्था को पालन की जिम्मेदारी बनती है, एनफोर्स कराने की जिम्मेदारी बनती है। आप इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकते। फिलहाल मैं अपने संवाददाता कुमार आलोक के पास जाऊंगा। ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग वो लगातार करते रहे हैं। कुमार आलोक, आपने देखा होगा कि लगातार तेजस्वी यादव मुखर रहे थे शराबबंदी को लेकर के, और शराबबंदी का जो फेलियर था इसके पहले जब आरजेडी और जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार रहा करती थी, जब वो विपक्ष में थे, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। क्या, क्यों ऐसा है, किस तरह से देखते हैं इस चुप्पी को, क्या मायने इसके? यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे तो लगातार उन्होंने सवाल उठाए थे कि किस तरीके से माफिया राज यहाँ पर चल रहा है शराब के मामले में खास करके, और आप इस शराबबंदी का इफेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट नहीं है। लेकिन इससे भी बहुत जो बड़ी समस्या इस समय बिहार में देखने को मिल रही है कि गांव में, मोहल्लों में, टोलों में आपको जो सूखा जो नशा होता है, चाहे उसको आप ड्रग्स कह लें, चाहे आप उसको गांजा कह लें, चाहे उसको जो भी आप नाम आप दे दें, और ये गली गली में वहां पर बिक रहा है। लोग नशे के शिकार हो रहे हैं। शराबबंदी का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये है। उसके अलावा क्राइम बढ़ा है। अगर आप किसी को ड्रग्स पिला देते हैं और कहते हैं कि आप जाकर वहां जाकर किसी की हत्या कर दो, तो एक तरह से वो आप उसे कहें कि संवेदना शून्य हो जाता है उस सूखा नशा करने के बाद, और इस तरह के क्राइम्स वहां पर बढ़ रहे हैं। नशे को खरीदने के लिए क्राइम बढ़ रहे हैं। तो इन चीजों को नीतीश कुमार को लगता है नहीं, ये देख नहीं पा रहे हैं। ग्रामीण इलाके हो चाहे वो शहरी इलाके हो। और तेजस्वी से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जिस तरीके का अभियान एक तरीके से आपने चलाया था कि शराबबंदी को लेकर किस तरीके से आप पुलिस जो महकमा है वो अपराधियों को पकड़ने के बजाय, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के बजाय लोगों के मुंह सूंघ रहा है जाकर के। पब्लिक आ रही है, उसका मुंह सूंघा जा रहा है। मशीन तो है नहीं उतना कि आप मशीन से आप ये पता लगा सकेंगे कि कोई आदमी अल्कोहलिक है कि नहीं, तो अब नाक से सूंघा जा रहा है। पुलिस आम आदमी का नाक से मुंह सूंघ रही है कि इसने शराब पिया है कि नहीं। और जब वो मिलता है तो ऐसा नहीं है कि मुकदमे तो चल रहे हैं निखिल, मुकदमे बहुत चल रहे हैं। आपने बताया कि 3.5 लाख लोग जेलों में हैं, लेकिन आपको यह भी मैं बता रहा हूं कि जो कोई बड़ा आदमी अगर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो वही पुलिस वहीं पर स्पॉट करती है, स्पॉट फिक्सिंग हो जाता है, यानी कि 2 लाख से लेकर 4 लाख से लेकर वही जमानत हो जाती है। लेकिन जो गरीब आदमी पकड़ा जाता है तो उसके पास देने के लिए कुछ होते नहीं है, तो वो जेलों में सड़ रहा है। तो चित्रंजन गगन जी से मैं ये कहूंगा कि बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता है, कम से कम आरजेडी में अपने बड़े नेताओं में इस बात को उठाएं कि प्रतिष्ठा का प्रश्न जो नीतीश कुमार बनाए हुए इस शराबबंदी को लेकर के, उस प्रतिष्ठा को हटाते हुए इस कानून में ऐसा आप कानून लागू करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका अनुपालन होना चाहिए। और इसके चलते आपको मैं बता रहा हूं कि जो 3.5 लाख लोग
जेलों में बंद हैं उन परिवारों से जाके आप पूछिए कि उसके पास जमानत के पैसे तक नहीं है। तो ये एक तरह से शराबबंदी का जो विद्रूप चेहरा कल देखने को मिला, 40 आदमी मर गए। इस तरीके से आपने बताया कि पिछले 6 साल में 1000 लोग मर गए हैं, लेकिन बार बार संवेदनशील स्टेटमेंट आता है नीतीश कुमार का कि पिएगा तो मरेगा। एक मंत्री बोल रहे हैं कि भाई इम्यूनिटी बढ़ा लो, उसका नकली शराब पियोगे तो नहीं मरोगे। तो ये संवेदनशील मुद्दा है और इसमें आरजेडी को अपने नीतीश कुमार से या आग्रह करना चाहिए, ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कि अपनी इस नीति को कुछ ऐसा बनाए, कुछ ऐसा लचीला बनाए कि जो निर्दोष कम से कम जेलों में बंद हैं वो जेल में बंद, वो उनको जमानत मिले और ये नकली शराब से जो मौतें हो रही हैं उनको मुआवजा भी मिले। जो आप कह रहे हैं कि मुआवजा, विधानसभा में आज उन्होंने घोषणा की कि जो नकली शराब पीने से मरा है उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। अरे गरीब मरा है, कोई अमीर का बेटा नहीं मरा है। जी निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील मुद्दा है और उसी तरह से इसको जयराम विप्लव जी, हमारे पास समय लगभग खत्म हो चुका है, आप अपनी बात 1 मिनट में रखें। जी देखिए, मुआवजे की बात नीतीश कुमार करते हैं, उसमें भी उनकी संवेदनहीनता दिखाई पड़ती है। अरे मुआवजा उस मृतक के लिए नहीं है, उसके बचे हुए परिजनों के लिए है। उनका जीवन कैसे चलेगा? अपने ही प्रजा के प्रति इतना संवेदनशील हो जाए शासक, तो उस शासक को कुर्सी पर लंबे समय तक टिकने का अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार सत्ता में अपने अंतिम घड़ियों को गिन रहे हैं, उनकी बौखलाहट साफ दिखाई पड़ रही है। संवेदनाओं को जगाइए, अपने अंदर के उस सुशासन बाबू को जगाइए। शराबबंदी में लोगों की आंखें चली गई, मुझे लगता है कि सुशासन बाबू की आंखें भी और उनके कान भी चले गए, जो लोगों का दुख दर्द देख नहीं पा रहे, उनको सुनाई नहीं दे रहा। जागिए नीतीश जी, बेहद संवेदनशील विषय है जयराम जी, और निश्चित तौर पर इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू यह भी है कि जो तमाम लोग जेलों में बंद हैं, 3.5 लाख से अधिक लोग, इसका मतलब जो हुआ कि जो माफिया है वो पैसा कमा रहा है और जो असली शराब बनाने वाले गरीब गुरबे हैं वो बेचारे जेल काट रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, आलोक कुमार आपका शुक्रिया, और जयराम विप्लव जी आपका भी शुक्रिया, चित्ररंजन गगन जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी डिबेट में जुड़ने के लिए और अपने बात रखने के लिए। और निश्चित तौर पर ये एक संवेदनशील विषय है और इस पर आगे बढ़े इससे पहले हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में किस तरह से ईडी ने जो है सरकार की तकरार को लेकर के सामने आई है, ईडी और जो सरकार है उसको लेकर के, क्योंकि वहां पर तमाम सारी कार्रवाइयां भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार ईडी करती रही है। और झारखंड में अवैध खनन के मामले में ईडी की सख्ती ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को जग जाहिर कर दिया है और लगातार अभियान जो है वो ईडी का चल रहा है। झारखंड में अवैध खनन के 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मामले में कई रसूखदारों के नाम सामने आए हैं। इसमें तमाम पुलिस के लोग हैं और तमाम नेतागण हैं, इसमें मुख्यमंत्री भी, उनका भी नाम सामने आया है। ईडी ने इस मामले में खनन सचिव सहित कई लोगों की गिरफ्तारी भी की है, लेकिन झारखंड पुलिस ने ईडी की जांच को लेकर सवाल उठाया है और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। झारखंड पुलिस ने ईडी की जांच को लेकर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। झारखंड में बरहवा टोल प्लाजा निविदा मामले में ईडी ने जांच तेज की है। बरहरवा टोल प्लाजा जो है उस मामले में जांच तेज की है। ईडी ने पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद कुमार मिश्र सहित कई अन्य पुलिस अधिकारियों को फिर से समन भेजकर पूछताछ के लिए आज बुलाया है। इससे पहले भी ईडी ने पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद कुमार मिश्र को समन किया था, लेकिन वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। दरअसल पुलिस उपाधीक्षक ने ही बरहरवा टोल प्लाजा निविदा मामले की जांच कर आरोपियों को क्लीन चिट दी थी। प्रमोद मिश्रा ने, पुलिस अधीक्षक प्रमोद मिश्रा ने मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट दे दी थी। 24 घंटे के भीतर डिप्टी एसपी ने क्लीन चिट दे दी थी और इस मामले को लेकर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, क्योंकि ईडी लगातार सख्ती बरत रही है इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की ओर से ईडी के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस सहित सरकार के सहयोगी दलों ने इसके जरिए सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया है, लेकिन ऐसे ही आरोप के बाद टीएमसी सरकार के कई मंत्री और कई अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं। ये पश्चिम बंगाल की बात है। खास बात यह है कि हेमंत सोरेन ने खुद माना था कि ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य में राजस्व में काफी वृद्धि हुई है। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
दिवाकर, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है राज्य सरकार का, और अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा है, किस तरह की कार्रवाई ईडी लगातार कर रही है? देखिए, झारखंड में एक तरीके से हम कहें कि पिछले जब से मई से कार्रवाई शुरू हुई है, लगभग 7 महीने का ये जो हम पूरा कह सकते हैं कि एक तरह से जो खनन को लेकर लगातार जो आरोप लग रहे थे कि किस तरीके से झारखंड में जो है वो अवैध खनन का कारोबार चल रहा है, और उसके बाद जो ईडी को परत दर परत कई तरह के क्लू मिलते गए, और उसके बाद ये जो मामला है वो अवैध खनन से लेकर फिर बरहरवा, ये साहिबगंज में एक जगह पड़ता है, वहां पर जो टेंडर मैनेज करने का मामला आया था, उस मामले में लगातार ये जो प्रार्थी थे उसकी ओर से सवाल ये लगाया गया था, ये आरोप लगाया गया था, और साथ ही साथ एफआईआर दर्ज कराया गया था कि आलमगीर आलम जो यहाँ पर मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने फोन से उनको एक बार धमकी दी टेंडर की, आप टेंडर में बोली मत लगाओ, तो इस तरह का आरोप उनके ऊपर लगा था। और उसके बाद ये जब आरोप लगने के बाद आनंद फानन में ये जो इसकी चार्ज डिप्टी एसपी को वहां पर दी जाती है, पुलिस उपाधीक्षक को, और उन्होंने जब इस मामले की 24 आवर में बकायदा जो शिकायत करता था उनकी बात भी नहीं सुनी गई, उनसे ना पूछताछ की गई, और ना ही वो जो कहा गया कि साक्ष्य के अभाव में उनको बरी कर दिया गया। तो और इस तरह की चीजें आप जब देखते हैं कि किसी भी पुलिस में जब एफआईआर होता है और थानों में एफआईआर होता है तो उस मामले के निपटारे में कितने वर्षों लग जाते हैं। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल मामला था और इस तरीके से प्रेशर वहां पर दिया गया कि ये मामले 24 घंटे में खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। 2020 का ये मामला है जो बरहरवा में टेंडर का मामला है, उसको मैनेज करने का मामला है, और उसके बाद ये मामला जब संज्ञान में आया, और जब पिछले दिनों से जब ईडी की कार्रवाई झारखंड में चल रही है, पिछले 7 महीनों से जब कार्रवाई चल रही है, तो लगातार जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, वो अभी फिलहाल जेल में ही है, तो उनके जरिए जब पूछताछ हुई, कई नेक्सस के बारे में चीजें निकल कर आई, तो एक बड़ा नेक्सस जो लगातार ये कहा जा रहा है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि करीब झारखंड में 1000 करोड़ रुपए का जो अवैध खनन का कारोबार है वो चल रहा है। और वो हालांकि जैसा कि आप निखिल अभी बता रहे थे कि जब से ईडी की कार्रवाई हुई है तब से थोड़ी सी उसमें कमी भी आई है, ये राजस्व में क्योंकि वृद्धि हुई है, तो इसका एक फलाफल माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई होने के बाद ये तरह की चीजें सामने आई है। लेकिन लगातार क्योंकि खान सचिव इस मामले में गिरफ्तार हो चुकी हैं, कई अन्य जो कह सकते हैं कि अधिकारी जो वहां पर काम करते थे, डीएफई में काम करते थे, दूसरे अधिकारी, उनसे पूछताछ हुई, और कई लोग इस मामले में जेल में हैं, और लगातार ये कहा जाता था कि जेल से भी, मतलब सोच लीजिए कि ये इनका नेक्सस कितना बड़ा था कि जब इनको पंकज मिश्रा को यहां जेल में लाया गया, उसके बाद वो इलाज कराने के लिए जब वो रिम्स पहुंचे तो वहां से फोन के जरिए उन्होंने लोगों को धमकाना शुरू किया, और ये नक्सस किस तरह से काम चल रहा था। और जब लगातार उनको ये ईडी की तरफ से बोला गया कि भाई इनको इलाज की जरूरत है तो इनको रिम्पास में भर्ती किया जाए, तो वो रिम्स से जा ही नहीं रहते क्योंकि वहां उनको सारी सुविधाएं मिल रही थी। तो लगातार सरकार पर भी ये आरोप लग रहा था कि किस तरीके से यहां पर उनको प्रेशर भी दिया जा रहा था। और उसके बाद जब ये मामला पूरी तरह से ईडी ने, अच्छा एक बात और समझना चाहेंगे, वाले मामले में जब उन्होंने क्लीन चिट दिया था मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को, तो उनको जब ईडी ने समन किया कि भाई इस मामले में क्या कुछ है, अपना पक्ष रख। जी दिवाकर एक बात ये समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, लगातार आकंठ में डूबे जो भ्रष्टाचार में लोग हैं उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जो भी दल है वो सब इसको राजनीतिक बना करके कहीं ना कहीं इसमें एक एस्केप का जो रास्ता है वो ढूंढ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब आपके जो होती है ना कि जब कहते हैं कि गले में हड्डी फंस जाती है तो सांत्वना की लहर खोजने की कोशिश होती है। अब क्योंकि सब चीजें दिख रही है और घिरती हुई दिख रही है, कागजी तौर पर ईडी को बहुत सारे सबूत मिल गए हैं, तो उस आधार पर अब जो यहाँ पे हम कह सकते हैं पुलिस और जो सरकार के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट बने, एक तरीके से हम कह सकते हैं अपना चेहरा बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं कि भाई इस तरीके से अगर यहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं हुई, हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है, ईडी अपने दायरे से बाहर बढ़कर काम कर रही है। लेकिन अब चूंकि ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत मिले होंगे, उसी आधार पर, जो सूत्रों से मुझे जानकारी है, उसी आधार पर जो है उनको समन किया गया है। बरहरवा जो ये टेंडर मामला है उस मामले में उनको समन किया गया। तो वैसे में अगर ईडी ने कार्रवाई की है तो इसमें ये पुलिस और ईडी के तकरार का मामला आ गया है अब ऐसे में, और सरकार की तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख
किया गया है। ऐसे में ये तो निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो राजनीति हो रही है वो अपना फेस बचाने के लिए हो रही है, और बीजेपी की ओर से लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि निश्चित तौर पर जो ट्वीट्स लगातार किए गए हैं बीजेपी नेताओं की ओर से, उसमें इस तरह के जो जानकारियां हैं वो निकल कर आ रही हैं कि ईडी के पास ये तरह के सबूत हैं जिसके आधार पर ही ईडी ने सम्मन किया है और इस मामले में वो पूछताछ करना चाहती है। बरहरा टेंडर मामला जो है जी, निश्चित तौर पर ईडी पूछताछ करना चाहती है और मामले को राजनीतिक बनाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं ऐसे लोग जो इसमें कहीं न कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए दिवाकर कुमार। और अंतर धार्मिक अंतर जातीय विवाह करने वाली महिलाओं की मदद के लिए पैनल का गठन किया गया है महाराष्ट्र में। इस खबर पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद एक बार फिर इस वक्त में आप सभी का स्वागत है। और अंतर धार्मिक अंतर जातीय विवाह करने वाली महिलाओं की मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक पैनल का गठन किया है। क्या होगा इससे मदद, क्या होगी, इसकी पूरी जो डिटेल्स है उसकी चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अंतर धार्मिक और अंतर जातीय शादी को लेकर एक 13 सदस्यीय पैनल का गठन किया है और ये ऐसी महिलाओं की मदद करेगा जो अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह के बाद अकेली पड़ जाती है। पैनल अंतर धार्मिक शादी करने वाले जोड़ों के परिवारों के सदस्यों को द्वारा दायर शिकायतों पर गौर करेगा। यह समिति केवल तभी सहायता करेगी जब उसे कोई शिकायत या सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त होगा, यानी कि इससे रिक्वेस्ट किए जाने के बाद ये सहायता के लिए ये सक्रिय होगा। पैनल का नेतृत्व महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा करेंगे। इसके साथ ही सरकार माता पिता और बच्चों दोनों को उनकी शिकायतों के साथ मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी। तो सरकार एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी। इसे लेकर मंत्री लोढ़ा ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि बच्चे अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध किसी से शादी करने के बाद अपने परिवार से कटे रहें, और ऐसे में पैनल विशेष तौर पर उन महिलाओं की सहायता प्रदान करेगा जो अंतर जातीय विवाह के बाद अपने परिवारों से कट गई हैं। ये पैनल अंतर धार्मिक अंतर जातीय विवाह करने वाले जोड़ों व लड़की के परिवार के बारे में पूरी जानकारी एकत्र करेगा। ऐसी महिलाओं और उनके परिवारों के लिए ये एक मंच के रूप में काम करेगा जहां वे परामर्श और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो महिलाओं को मदद देगा, ऐसी महिलाओं को। और ये पैनल सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है कि भविष्य में श्रद्धा वालकर जैसे मामले सामने ना आए। सत्तारूढ़ बाला साहेबांची शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले की निंदा करते हुए इसे बेकार और जासूसी करने के लिए कदम करार दिया है। विपक्षी इसे जासूसी करने के लिए कदम बता रही है, जबकि मंगल प्रभात लोढ़ा जो मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि पैनल अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाहों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह विशेष रूप से उन महिलाओं की मदद करने का इरादा रखता है जो अपने परिवारों से अलग है। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल
हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैनल किस तरह से मदद करेगा महिलाओं की। पैनल किस तरह से उन महिलाओं की मदद करेगा, क्या कुछ सरकार का सोचना है, क्या कुछ इसका पूरा खाका है, क्या कुछ डिटेल्स है योगेश? देखिए निखिल, जो शुरुआती जानकारी है उसमें 13 सदस्यों की टीम की बात कही गई है, जिसकी अध्यक्षता जो है खुद मंत्री करेंगे और जो सचिव होंगी, जो विभाग की सचिव है, मंत्रालय की सचिव है, वो इसकी सचिव होंगी और बाकी के जो सदस्यगण होंगे वो एक्सपर्ट का एक पैनल होगा जो कि इन सब मामलों के अच्छी जानकारी हो सकता है, उसमें कि महिला आयोग के भी लोग हो सकते हैं या फिर कोई सोशल नेटवर्किंग के लोग हो सकते हैं, हो सकता है कोई एनजीओ के भी लोग हो सकते हैं। तो ये अभी पूरा का पूरा खाका तैयार होना बाकी है। महत्वपूर्ण बात जो ये है वो हेल्पलाइन नंबर, जिस तरीके से आपने कहा कि अगले 15 दिनों में विद इन 15 डेज जो है हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। देखिए, समिति की मांग जो है इस तरीके की कदम उठाने की मांग तभी से चल रही थी जब नवंबर में श्रद्धा वालकर का मामला सामने आया था। उसके बाद से स्थानीय स्तर पर काफ़ी आलोचना जो है वो झेलनी पड़ी थी स्थानीय पुलिस प्रशासन को, क्योंकि बाद में एक चिट्ठी भी सामने आई जिसमें कहा गया कि लंबे समय पहले, करीब 2 साल पहले जो है शिकायत भी की गई थी, जिस पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है ये पैनल को गठित करने का सरकार ने फैसला किया और इसको लेकर जो शासनादेश था, जो जीआर था, वो मंगलवार को ही जारी कर दिया गया है। इसमें अभी देखिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला ये कि समिति का जो कार्य प्रणाली जो समिति की होगी वो किस तरह की होगी, इसको लेकर पूरी चीज़ें अभी साफ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसे लोग जो कि कट गए हैं, महिलाएं जो कट गई हो, अपने परिवार वालों से संपर्क से बाहर आ गई हो, उन पे एक तरीके का अगर उनकी कोई शिकायत है तो वो चाहे तो फैमिली को बाईपास करके भी कमेटी के सामने कर सकते हैं। एक तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी देखिए नागपुर का जो है, महाराष्ट्र का जो है वो विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। जो शीतकालीन सत्र है नागपुर में वो यहाँ पे 18 तारीख से शुरू होने वाला है। उसको लेकर हो सकता है कि सदन में ये चीज़ निकले, क्योंकि शासनादेश निकला है। इसको लेकर लॉ की बात जो है, जो प्रॉपर एक्ट की बात हम कहते हैं, उसको लेकर सरकार का क्या मन है वो तभी साफ हो पाएगा। क्योंकि रिसेंटली जो है देवेंद्र फडणवीस उन्होंने कई मौकों पर यह भी कहा है कि जो एक बात ये तय है कि दरअसल सरकार ऐसी महिलाओं की मदद करना चाहती हैं जो अंतर जातीय या इंटरफेथ जिसको कहते हैं, अंतर धार्मिक उन्होंने विवाह कर लिया है और अपने परिवारों से किसी वजह से कट गई हैं। ऐसी महिलाओं की कम से कम मदद हो सके। श्रद्धा वालकर जैसे जो घटनाएं हैं वो अब सामने ना आए। इसमें राजनीति की गुंजाइश कहाँ है? विपक्ष का विरोध क्यों है? देखिए, विपक्ष का विरोध इसलिए है क्योंकि जो राजनीति में सीधे तौर पे अगर आप देखें तो सतही तौर पर यही है कि क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार ये लेकर आई है और कहा ये जा रहा है, जो कि शुरुआत में एक तरीके का, जिस तरीके से मैं आपको इससे पहले वाले सवाल में बता भी रहा था कि फडणवीस जो धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो कुछ जगहों पर, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, जो कानून आए और जिनको समअप में जो बोलचाल की भाषा में लव जिहाद का भी एंगल कहा जाता है, इसको उससे जोड़ने की कोशिश जो है वो अपोजिशन की तरफ से की जा रही है ताकि उसको एक माइलेज लिया जा सके और उसको लेकर राजनीति ध्रुवीकरण एक तरीके से जो है वो किया जा सके। क्योंकि अगर आप इस मामले को देख लें, इस पर्टिकुलर अगर मामले को देख लें, तो चूंकि वसई से जुड़ा हुआ मामला था, पालघर जिले का मामला है, महाराष्ट्र का मामला है, तो ये काफी हाईलाइट हुआ था। और महाराष्ट्र में अगर आप एनसीआरबी की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, नेशनल जो एनसीआरबी की रिपोर्ट होती है अगर वो आप देखेंगे, तो नेशनल एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी महाराष्ट्र में महिलाओं को लेकर ज्यादा चिंता नहीं रहती है, महिलाओं को यहाँ पे सुरक्षित माना जाता है। उसके बावजूद जिस तरीके की घटनाएं हुई, उसने कहीं ना कहीं सरकार को बात किया कि उस पर कदम उठाए, क्योंकि कई जगह प्रदर्शन हुए, कई जगह से शिकायतें जो है वो मिली। जो श्रद्धा वालकर के पिता थे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी, तो उनपे एक तरीके का दबाव बना था कि इस पर कुछ किया जाए और उसको लेकर ये इनिशियल स्टेप जो है वो लिया गया है। तो जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो बेसिकली इन सब चीजों को लेकर है कि इसको किस तरीके से कि कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल मिलियज कोई दूसरी पार्टी ले ले, तो ऐसे में विरोध करने के लिए विरोध भी किया जाता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए योगेश शीतल आपका। और अब अगले खबर की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है, करारा जवाब दिया है। और ये मौका था संयुक्त राष्ट्र की एक सभा का। ये नए दौर का भारत है जिसे G20 के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का अवसर भी मिला है और ये पूरी दुनिया इस नए भारत का इस्तकबाल कर रही है। लेकिन पाकिस्तान जैसे जो देश हैं उनके लिए ये बुरा दौर है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की ओर से यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया था और ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर गाहे बगाहे एक एजेंडा सेटिंग के लिए पाकिस्तान ऐसा करता रहता है, फेक नैरेटिव बनाने के लिए। इसका जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जो देश ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करता है और पड़ोसी देश की संसद पर हमला करने वाले को संरक्षण देता है, उसे यहां उपदेश देने का कोई हक नहीं है। आतंकवाद को उचित ठहराने और साजिशकर्ताओं को बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नई दिशा विषय पर चर्चा की जयशंकर ने अध्यक्षता की और इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर एस जयशंकर ने आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले तत्वों से पूरी दुनिया को सावधान किया। तो उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई बल्कि पूरी दुनिया को सावधान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी। क्या कहना है विदेश मंत्री एस जयशंकर का, आइए सुनते हैं। For the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपने सुना एस जयशंकर को, उन्होंने कहा कि क्रेडेंशियल्स की भी बात है। ऐसे देश जो ओसामा बिन लादेन की मेज़बानी करते हैं और पड़ोसी देश यानी कि भारत की संसद पर हमला करवाते हैं, ऐसे देश अब यहाँ आकर उपदेश दे रहे हैं। निखिल, मैं आपकी ही रिपोर्ट पे आता हूँ। जो आपने कहा है कि ये बदले दौर का भारत है। आज भारत जो है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, तो G20 का भी अध्यक्षता करने का अवसर भारत को मिला है जी। तो जाहिर सी बात है कि भारत की बात सुनी जाती है और भारत की बात जब सुनी जाती है और भारत की बात करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर जब वहाँ बोलते हैं तो आपको लगता है कि उसके जवाब का एक असर भी सामने में दिखाई देता है। जब ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात हो रही थी और उसी के मौके पे जब बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और उन्होंने ये सवाल फिर कश्मीर को उठाया, तो उसका जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों का ये दुरुपयोग नहीं है जो देश उसामा बिन लादेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो इतना आतंकवादी है और आतंकवादी सरगना है उसको पनाहगाह बना के रखा हुआ है। और जब वो एक्सपोज हुआ था तब उसके बाद पाकिस्तान की किरकिरी हुई थी, उसको भी दुनिया ने देखा था। तो वो उन्होंने एक तरह से सावधान किया कि ऐसे देश जो जैसे मोहम्मद के सरगना चाहे लश्कर तैयबा के सरगना हो, उनको बचाने के लिए, उनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए चाइना जैसे देश जो है कई बार अपना वीटो का इस्तेमाल किया है। तो फिर आपका कौन सा मोरल राइट काम करता है जो आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उपदेश देते हैं और शांति और सुरक्षा की बात करते हैं? ये बात दुनिया को अब ये समझनी चाहिए निखिल कि जो आप पिछले 40 साल से आप देखिए कि वो जो डायलॉग और नैरेटिव्स होता था, तो उस समय में अपने यहाँ के पाकिस्तान अपने आतंकवाद को छुपाने के लिए उसको गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट के खांचे में खांसता था और दुनिया लगभग उसकी बात को मानते हुए यूनाइटेड नेशन में आप देखेंगे कि तरह से एक कस्टम बन गया था कि यूनाइटेड नेशन के हर सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन के सभा में जब पाकिस्तान की तरफ से आता था तो पाकिस्तान के इंटरनल बातों पे बोलना, डेवलपमेंट के बोलने के बजाय पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहाँ जाते हुए या प्रधानमंत्री जाते हुए वहाँ कश्मीर का मुद्दा उठाते थे जी। तो वो ये इस बात का ये दिखाता है कि क्या आपका मोरल राइट है कि आप जब इन विषय पे बोलते हैं तो आप देख लिया आपके देश में क्या हो रहा है। आज पाकिस्तान की जो हालत है वो दुनिया के सामने में है। दुनिया में कहीं भी कोई भी एक आतंकवादी घटना होती है तो उसके तार सीधे जुड़ते जुड़ते पाकिस्तान से जुड़ता है और वो देश अगर पाकिस्तान विदेश की किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी मंचों पे शांति और सुरक्षा की बात करता है, कश्मीर का मुद्दा उठाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कम से कम ये बात का एहसास होना चाहिए कि उस देश में हो क्या रहा है। जी बिल्कुल। तो निखिल, ये सीधी बात है कि जो जयशंकर का जवाब है वो सिर्फ दुनिया के लिए इस बात का एक मैसेज है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का जिस तरह से दुरुपयोग होता रहा, जिस तरह से लोग नैरेटिव्स अपने यहाँ आतंकवादी पाल रहे हैं या आतंकवादी को संरक्षण दे रहे हैं और उसके बाद दुनिया को संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, ये दौर अब चला गया है। इस बात के मैसेज से आप देख सकते हैं निखिल जी। एक बात और भी है कि बहुपक्षीय मंचों का जिस तरह से दुरुपयोग होता रहा है, इस पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है विदेश
मंत्री एस जयशंकर ने, और चीन पर भी निशाना साधा है कि अब वो दौर चला गया कि आप जो आपने अभी बात कही कि आप दोनों पक्ष यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा भी देते रहे और जब ऐसे मंच पर जाएं तो बड़ी उपदेशात्मक बातें करें, ये अब वो दौर चला गया। लेकिन आप देखिए कि पिछले 4 सालों में आप देखिए कि जब कभी भी अमेरिका और भारत की तरफ से ये प्रस्ताव आया है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए, ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए, मौलाना मसूद अजहर के भाई हों या मौलाना मसूद या आप कह सकते हैं कि लश्कर तैयबा के जो कमांडर थे उनका जगह का नाम हो, तो हर बार जब अमेरिका और भारत का जब ये प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में आया, सिक्योरिटी काउंसिल में आया, तो चाइना ने अपना वीटो इस्तेमाल किया। उसने इस बात को लेके उसको रोका कि इसमें और फैक्ट्स आने की जरूरत है और चीजें समझने की जरूरत है, जबकि दुनिया के सामने में सारे फैक्ट सामने में हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने इंटरेस्ट को लेके, पाकिस्तान के फौज के साथ में चाइना का अपना एक रिलेशंस है, सीपीसी का जो मामला चाइना का है वो जानता है कि वहाँ पे सब कुछ फौज के ही हवाले से होगा और फौज का जो एक पाला पोसा ये पूरे आतंकवादी संगठन है, तो उसके बिना पे जब कभी भी इस तरह की चीज़ें होती थी, चाहे लश्कर तैयबा के हाफिज मोहम्मद सईद की बात हो या आप मौलाना मसूद अजहर की बात हो या उनके संगठन की बात हो, वो जब कभी भी यहाँ यूनाइटेड नेशन में आता था, उनको ब्लैक लिस्ट में डालने की बात कही जाती थी, तो उस पर सीधे सीधे चीन की तरफ से वहाँ पर वीटो आता था। तो ये बात साबित बात है कि जिस आतंकवादी को लेके, जिस आतंकवाद को लेके दुनिया, आप FATF को देख लीजिए, पाकिस्तान में किस तरह का वो पिछले 3 साल से उसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, उसके आतंकवादी फंडिंग को लेके उस पर कार्रवाई होती दिख रही है और वो कार्रवाई को लेके पाकिस्तान अपना जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन चीन उसी बात को लेके और वही आतंकवादी संगठन है उसको वहां ब्लैक लिस्ट में लाने से पहले उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें ये बात साबित करता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच, UN के सिक्योरिटी काउंसिल का उद्देश्य यही था, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात के लिए उनकी एक जिम्मेदारी बनती है और इसी जिम्मेदारी का एहसास एस जयशंकर ने अपने अध्यक्षता में वहां कराया कि आप इसके लिए हैं। ये नैरेटिव्स जो अलग अलग कंट्री अपने तरीके से सेट करते हैं, ये जमाना नहीं है। आप अगर उपदेश देते हैं तो कम से कम अपने घर में उस चीज को दुरुस्त कीजिए। निश्चित तौर पर अपने घर में उसको दुरुस्त कीजिए। और जो बात आपने कही कि ये बदले दौर का भारत है, इसको अब दुनिया दूसरे अंदाज से देख रही है और जो इस तरह के देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे चीन है, उनको भी इसको इसी तरह से देखना और समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। थैंक यू। और अब वक्त है देश हित का। कहते हैं कि दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। तो आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाते हैं, आपको छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ। आप देखिए और सोचिए। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।